Hello students, how are you all? Basically, this is the first class uh, regarding your preparation of physics for IIT JEE and NEET. ये पहली क्लास है। इसमें हम लोग खास सबसे पहले ये समझेंगे कि हम लोग को पढ़ना कैसे है और क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है ना। इरिलीवेंट चीज़ों को कैसे इग्नोर करना है ना। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये चीज़ें इरिलीवेंट है। तो इरिलीवेंट चीज़ों की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत प्रिपरेशन के दौरान बहुत बार हम ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं कि हम वैसी चीज़ें जो बिल्कुल नहीं हैं, न पूछी जाती हैं, न वो 11th-12th के लेवल की होती हैं, लेकिन किसी कारणवश हम उसमें ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर जाते हैं और जिसके कारण हमारी मैक्सिमम एनर्जी उधर चली जाती है जो कभी एग्जाम में नहीं आएगा या जो कभी 11th-12th के भी आपके इंटरनल स्कूल एग्जाम में भी नहीं आएगा एवन की। तो वहाँ पे भी हम बहुत सारा अपना एनर्जी जो खपाते हैं, एनर्जी जो हमारी वेस्ट जाती है, वो हमें नहीं करना है। उसके लिए मैं आपको हर चैप्टर में गाइड करता रहूँगा कि कैसी चीज़ें कैसे क्वेश्चंस पे आप अटैक करो, किस टाइप के कॉन्सेप्ट्स को आप ढंग से बिल्डअप करो, किस टाइप के कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें बीइंग योर मेंटर ऑफ फिजिक्स आई विल गाइड यू एट द प्रॉपर टाइम एंड टाइम टू टाइम। दूसरी बात कि जब हम फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो अप्रोच हमारा क्या होना चाहिए, है ना। तो फिजिक्स के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं। आप लोग पढ़े भी होंगे जब आप 8, 9, 10th के दौरान कि साइंस के 3 मतलब मोटा मोटा बात करें अगर बाय एंड लार्ज तो साइंस के 3 ब्रांच है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। वैसे तो साइंस के न जाने कितने ब्रांच है। जब आप और आगे पढ़ोगे, इंजीनियरिंग करोगे या MBBS करोगे या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट करोगे, तो आप समझोगे कि एक फिजिक्स जिसको हम साइंस का एक ब्रांच मानते हैं उससे सैकड़ों ब्रांच निकल जाते हैं बाद में। बायो जिसको हम साइंस का बचपन में एक ब्रांच समझते हैं उसके कितने सारे सब ब्रांचेस निकल जाते हैं। तो ये तो बात की बात है। फिजिक्स की जब बात हुई होगी, जब आप 8, 9, 10th में रहे होंगे, बचपन की बात मैं आपकी कर रहा हूँ, तो उस दौरान इसमें आपने इसका डिफिनीशन सुना होगा किसी से, जैसे आपके सर, आपके टीचर्स बताए होंगे कि इसमें हम इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, है ना। हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें जो दिखती हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, जैसे यूनिवर्स के जो स्टार्स हैं उनके बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, सैटेलाइट्स के बारे में, है कि नहीं। और भी बहुत सारी चीज़ें जो दिखती है नेकेड आई से उसके बारे में। हाँ, और अब मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स में हम जो दिखती है उसके बारे में भी पढ़ते हैं और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं भी दिखती हैं उसके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। फिजिक्स बेसिकली साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम मैटर और एनर्जी के इंटर रिलेशन को देखते हैं, है ना। मैटर और एनर्जी को कोरिलेट करते हैं हम लोग, है ना, कि कैसे मैटर का डिफिनीशन आप जानते हैं, है ना। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास इज मैटर। आप पढ़े होंगे, बिल्कुल यही डिफिनीशन है भी अभी भी। ऐसा कुछ नहीं है कि डिफिनीशन बदल जाएगा, डिफिनीशन वही वाली चलेगी, है ना। उस मैटर का एनर्जी के साथ कैसे इंटरेक्शन होता है फिजिक्स में यही पढ़ाई जाती है। अब चलिए, फिजिक्स अभी तक जो आप पढ़े उसमें एक ही किताब में पूरी साइंस आ जाती थी, है ना। आप एक बुक होती थी, उसी में पूरी साइंस पढ़ते थे, जिसमें आपका फिजिक्स भी आता था, केमिस्ट्री भी आता था, बायो भी आ जाता था। लेकिन अब आपको अलग अलग बुक, और स्पेशली जैसे क्लास 11th में आप आ गए तो 11th में 2 बुक अगर हम CBSE के मुताबिक देखें तो NCERT पार्ट 1 एंड NCERT पार्ट 2। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी बुक्स आपको परचेज करनी पड़ेगी, है ना। वो एक बात की बात है, वो मैं आपको बताऊंगा, है ना, कि कौन सी बुक लेनी चाहिए। बुक सारी ही अच्छी होती हैं, शर्त यही है कि वो बुक प्रॉपरली हम करें, है ना। हमें बहुत मोटी बुक भी नहीं खरीदनी है। पता चला कि इतनी बड़ी बुक, इतना कंटेंट है उसमें जो हमने टाइम पे कंप्लीट ही नहीं कर पाए हम, तो फिर वो बेकार है, फिर वो मीनिंगलेस है ना। तो बुक के सिलेक्शन की भी बात हम बाद में करेंगे कि कैसा बुक आप ले। फिलहाल आपके पास NCERT होना चाहिए, NCERT पार्ट 1 होना चाहिए, क्योंकि जब हम स्टार्ट करेंगे तो NCERT पार्ट 1 आपके पास होना चाहिए। फिजिक्स में जब फिजिक्स के डिफिनीशन की जहां तक बात हुई तो मैंने आपको बताया कि मैटर और एनर्जी का इंटर रिलेशन है ना, कोरिलेशन है। बस इतना ही अभी समझना है कि फिजिक्स में आगे जब हम देखेंगे, जब हम डिटेल फिजिक्स पढ़ेंगे, अब पीछे वाली बात को भूलते हुए जब हम 11th में आएंगे और जब हम बिल्कुल शुरुआत करेंगे फिजिक्स की, तो मैथ्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है ना, क्योंकि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो हम लोग देखेंगे कि फिजिक्स का कुछ पार्ट, जैसे आज से मैं जब आपका स्टार्ट करूंगा उसके बाद हम एक चैप्टर पढ़ेंगे जो फिजिक्स में नहीं आएगा, है ना। उस चैप्टर का नाम हम लोग अपने से खुद से रखेंगे बेसिक मैथमेटिक्स, क्योंकि विदाउट दैट वेरी बेसिक मैथमेटिक्स
फिजिक्स में आगे बढ़ने में, चीज़ों को समझने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आएगा। तो बेसिक मैथमेटिक्स सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अभी के बाद, जब हम डिटेल में फिजिक्स के सारे चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे, है ना। आईआईटी जेई और नीट की अगर बात करें तो एनसीईआरटी सीबीएसई हमारा सिलेबस है बिल्कुल। जैसे एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स आप देखते हो, है ना, उसमें से एक चैप्टर या दो चैप्टर छोड़ दो तो बाकी सब इक्वली इंपॉर्टेंट है आईआईटी जेई के लिए। इवन कि आप ये भी कह सकते हो कि 2 पार्ट ऑफ 11th एंड 2 पार्ट ऑफ 12th, है ना। अगर सिलेबस की बात करें, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एनसीईआरटी के अलावा और बुक क्यों चाहिए, तो वो प्रैक्टिस के लिए चाहिए, है ना। प्रैक्टिस के लिए आपके पास एक बुक होना चाहिए। प्रैक्टिस के लिए हम भी आपको डीपीपी असाइनमेंट्स देते रहेंगे, है ना। तो एनसीईआरटी गिव्स अस द स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट। एनसीईआरटी गिव्स अस द आइडिया अबाउट द थिंग्स व्हिच कैन बी आस्क्ड इन आईआईटी जेईई और नीट एग्जामिनेशन, है कि नहीं। तो एनसीईआरटी बेसिकली कहें तो हम सिलेबस दिखाता है, वो आउटलुक, वो आईना दिखाता है कि देखो भैया ये चैप्टर जरूर पढ़ना, देखो भैया इस चैप्टर में ये चीज दी हुई है, इससे रिलेटेड और भी सारी चीजें आप अपने मतलब आप अपना विजडम लगाओ उसमें, आप अपना कंसिस्टेंस लगाओ और समझो कि अगर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में अंदर में इन चैप्टर में या एक्सरसाइज में पूछा हुआ है तो उससे रिलेटेड और भी कितनी सारी बातें हो सकती हैं जो वहां पूछा जा सकता है। तो ध्यान यही रखना है कि एनसीईआरटी को बेस मानना है। एनसीईआरटी तो रहना ही चाहिए आपके पास, है ना, वो आईना है। उसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेंट गिवन इन एनसीईआरटी, अब हम लोगों को समझना है कि और कैसे कैसे क्वेश्चंस सिमिलर टाइप के, कितने वेरिएशंस, है ना, वेरिएशंस और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो कि हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन से समझेंगे, सीखेंगे, वो उस पर जितना ज्यादा आप अटैक कर सको, जितना ज्यादा वैसे क्वेश्चंस मिले, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती है। अब यही डिसीजन लेने में एक मेंटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जहां भी होगा आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको प्रॉपर गाइड करता रहूं कि आप इरिलेवेंट चीजों की तरफ ना भटक जाए, है ना, बिल्कुल रिलेवेंट। क्योंकि अगर रिलेवेंसी से काम किया जाए ना, जो चीजें बिल्कुल टू द पॉइंट है और जो आती हैं जेई में और नीट में, अगर वैसे काम किया जाए ना तो आई गारंटी यू कि बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। जैसे आप किसी से सुनते होंगे कि 18 घंटे पढ़ता है, 16 घंटे पढ़ता है, नहीं, उतनी भी जरूरत नहीं होती है ना। 8-10 घंटे की पढ़ाई, 8-10 भी नहीं, बहुत लोग तो ऐसे हैं, मैं जानता हूं उनको, वो 4-5 घंटे ही पढ़ते थे लेकिन डेली पढ़ते थे। उनका एक तरीका था पढ़ने का और वो आईआईटी में बहुत अच्छा रैंक लाया, नीट बहुत अच्छे मार्क्स से वो क्रैक किए, अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज से वो एमबीबीएस किए। तो मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ। तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी और टाइम टेबल की तो बात भी करेंगे कभी, है ना। आप लोग हमसे पर्सनली भी व्हाट्सएप पे हमसे बात कर सकते हो कि टाइम टेबल कैसे बनाए, है कि नहीं, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे। तो ये सारी बातें भी डिस्कस करेंगे जब एक बार हमारा जो प्रोग्राम है 2 ईयर सीआरपी जब स्टार्ट हो जाएगा, इसके लेक्चर्स रिकॉर्डेड जब आपके पास जाने लगेंगे तो हम वो भी बात करेंगे, है कि नहीं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फिजिक्स में तो चैप्टर की बात करें, है ना, 11th और 12th, अगर 2 सेक्शन में हम बांटे, 11th एंड देन 12th। 11th में पार्ट 1 पार्ट 2 आएंगे, वो तो आप जानते ही एनसीईआरटी में। जैसे सबसे पहले एक चैप्टर आता है फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिकल वर्ल्ड जो है ना, उसमें बहुत सारे, मैं वैसे ही बता देता हूँ कि फिजिकल वर्ल्ड में क्या है। फिजिकल वर्ल्ड में 4 फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में बताया गया है ना, फंडामेंटल फोर्सेस, उनके बारे में आप जस्ट रीड कर लेना कि कैसे हर टाइप के फोर्स को एक्सचेंज पार्टिकल के बेसिस पे डिफाइन किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है ना। तो उन फोर्सेस का, क्योंकि उन फोर्सेस को तुरंत बाद हमें डिटेल में पढ़ना ही है, इसलिए फिजिकल वर्ल्ड को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। जहां भी जरूरत आएगा, क्योंकि जैसे ही हम फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे ये सारे फोर्सेज एक एक करके आने शुरू हो जाते हैं, और जब ये आएंगे तो वहां भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो चूंकि बाद में डिस्कस करना ही है, इसलिए पहले उसको हम लोग इग्नोर करते हैं। तो फिजिकल वर्ल्ड को अगर हम लोग इग्नोर करें, वैसे मैं चैप्टर लिख देता हूं, फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड। उसके बाद हमारा चैप्टर आता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, है ना। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये हो सकता है एनसीईआरटी वाला सीक्वेंस यहां ना हो, लेकिन चीजें वही रहेंगी, कंटेंट वही रहेगा। तो एक चैप्टर आता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और मैं जो चैप्टर का सीक्वेंस लिख रहा हूं, है ना, हम उसी चैप्टर के सीक्वेंस को फॉलो भी करेंगे जब हम पढ़ेंगे। तो यानी हम फिजिकल वर्ल्ड को अगर हम वैसे ही छोड़ दें, क्योंकि बाद में तो पढ़ना ही है, इसमें बहुत ऐसी चीजें हैं फिजिकल वर्ल्ड में, और भी मैं बता दूं, जो जनरल नॉलेज की चीजें हैं। जैसे ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन कौन किया, है ना, एक फ्रिज का इन्वेंशन कौन किया,
रिस्ट वॉच का इन्वेंशन कौन किया, ऐसी ऐसी चीजें हैं उसमें, है कि नहीं। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे फिजिक्स में थ्योरी किसे कहते हैं, है ना, एक्सियम किसे कहते हैं, लॉ किसे कहते हैं। तो इन सारी चीजों को जानने की जरूरत नहीं है अगर हम नीट की प्रिपरेशन की बात करें और टू द पॉइंट आने की बात करें, आईआईटी जेईई और नीट की बात करें। और अगर हम लोग अपने प्रिपरेशन को राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे मोमेंटम देना चाहते हैं, तो उन चीजों को जब भी जरूरत पड़ेगी हम खुद पढ़ लेंगे। इसीलिए फिजिकल वर्ल्ड को हम इग्नोर करेंगे, जहां भी जरूरत पड़ेगी फिजिकल वर्ल्ड की चीजों को हम एक्सप्लेन करते रहेंगे। उसके बाद यूनिट्स एंड मेजरमेंट आता है। उसके बाद मैं एक ऐसा चीज लिखने जा रहा हूं, एक ऐसा चैप्टर लिखने जा रहा हूं जो कि हम लोग पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में है नहीं कहीं वो, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे, वही जो भी मैंने जिक्र किया था, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथ्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, है ना, आगे की फिजिक्स को डिटेल में समझने के लिए। बेसिक मैथमेटिक्स में हम जैसे क्या क्या पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूं। इसमें हम लोग बेसिक कैलकुलस, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री, इसमें हम लोग बेसिक अलजेब्रा, बेसिक का मतलब हम उसी समय देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक अलजेब्रा क्या होता है। जैसे जो जेईई के एस्पिरेंट है वो अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, कैलकुलस बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक कैलकुलस और ट्रिगोनोमेट्री और अलजेब्रा हम बिल्कुल उतना ही पढ़ेंगे जितने से हमारा फिजिक्स में काम चल जाए ना। उसके अलावा इसी में वेक्टर भी आ जाएगा, आप लोग नाम सुने होंगे, है ना, वेक्टर भी इसी में आ जाएगा। वेक्टर भी मैथमेटिक्स का ही पार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फिजिक्स को पढ़ने और समझने में। इस बेसिक मैथमेटिक्स के बाद हम लोग बात करेंगे काइनेमेटिक्स की। हमारा पहला चैप्टर काइनेमेटिक्स, जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। कोई बॉडी जब मूव करने लगता है तो कैसे उसमें एक वेलोसिटी आ जाती है, कैसे उसमें एक एक्सेलरेशन आ सकता है, उसकी स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एटसेट्रा। अब ये जब काइनेमेटिक्स आएगा ना, तो काइनेमेटिक्स नाम का चैप्टर एनसीईआरटी में ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन इस काइनेमेटिक्स को अगर मैं यहां समझा दूं, जैसे इसी के दो पार्ट हम लोगों को पढ़ने हैं, मोशन इन 1D एंड मोशन इन 2D, मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन ए प्लेन। ये दोनों चैप्टर मिला के काइनेमेटिक्स कहलाएगा अगर हम एनसीईआरटी की बात, पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो। हम लोग मोशन इन 3D भी पढ़ेंगे थोड़ा सा, लेकिन ये एक्सक्लूसिव मैं कोशिश करूंगा कि जो आईआईटी के एस्पिरेंट है उनको पढ़ाएं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, एक बात मैं और स्ट्रेसफुली कहना चाहता हूं कि जहां भी जरूरत पड़ेगी, है ना, आई विल गाइड यू अकॉर्डिंग टू, जैसे कुछ आईआईटी एस्पिरेंट्स हैं, किसी चैप्टर में कोई चीज ऐसी आएगी जो आईआईटी के प्रिपरेशन करने वाले बच्चों का अप्रोच वहां पे अलग होना चाहिए और नीट वालों का अलग होना चाहिए। तो मैं टाइम टू टाइम, है ना, आपको ये बात आगाह करता रहूंगा। आई विल बी इन्फॉर्मिंग यू ऑलवेज एट राइट टाइम कि व्हाट शुड बी योर अप्रोच इफ यू आर आईआईटी एस्पिरेंट एंड व्हाट शुड बी योर अप्रोच इफ यू आर नीट एस्पिरेंट। तो ये मैं बार बार अप्रोच करता रहूंगा। ऑलराइट, तो काइनेमेटिक्स में मोशन इन 1D, वन डायमेंशनल मोशन और 2 डायमेंशनल मोशन, ये देखेंगे, है ना। उसके बाद एक चैप्टर आएगा न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, फिर वर्क एनर्जी पावर, न्यूटन्स लॉ और वर्क एनर्जी पावर में वैसे तो ये दो चैप्टर मैं दिखा रहा हूं जो कि देखने में छोटे लग रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे। जैसे न्यूटन्स लॉ में ही हम बहुत सारे फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे एक फोर्स आएगा फ्रिक्शन, जिसके बारे में हमें ठीक ठाक ढंग से, मतलब उसका जो कंटेंट होगा वो अच्छा खासा होगा। इसी में एक चीज और आ जाएगा सर्कुलर मोशन, है ना, सर्कुलर मोशन की डायनामिक्स, मतलब सर्कुलर मोशन जिन फोर्सेज की वजह से होता है उन फोर्सेज का एनालिसिस करेंगे। तो ये देखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है न्यूटन्स लॉ, है ना, क्योंकि ये काइनेमेटिक्स और न्यूटन्स लॉ और ये वर्क एनर्जी पावर, ये तीनों को मिला दिया जाए ना तो इट इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ फिजिक्स। क्योंकि ये तीनों अगर नहीं आता है तो फिर आगे आप कैरी ऑन नहीं कर पाओगे फिजिक्स के चैप्टर्स को। और ये तीनों के साथ ये भी आना जरूरी है, क्योंकि ये तीनों ढंग से तभी आएगा जब ये आएगा, और ये जब चारों आएगा ना तभी आगे की चीजें आएंगी। बहुत ज्यादा इंटर रिलेशन है यहाँ, इसलिए इन चैप्टर्स के साथ हम लोग बिल्कुल मजे में काम करेंगे, है कि नहीं, बहुत डिटेल में जाएंगे, खूब डीपीपी सॉल्व करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस में आ जाएंगे, है ना, एंजॉयफुली इन चीजों को जब कंप्लीट करेंगे ना तब ये इंपॉर्टेंटली काम करना आपके लिए स्टार्ट करेगा। ऑलराइट, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, है ना, उनके मुताबिक साइंटिस्टों की मीटिंग के मुताबिक 7 थे,
इन 7 के अलावा 2 और थे जिनको हम लोग सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, और ये 7 और वो 2 सप्लीमेंट्री के ही कॉम्बिनेशन से हम नए नए फिजिकल क्वांटिटीज को निकालेंगे, डेराइव करेंगे, और उन फिजिकल क्वांटिटीज को जिनको हम डेराइव करेंगे उनको हम डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। तो सबसे पहले वो लिस्ट हम लोग देख लें कि 7 फंडामेंटल में एसआई सिस्टम के मुताबिक, है ना, वो जरूरी नहीं है कि वही हमेशा 7 फंडामेंटल रह सकते हैं, कोई दूसरा नहीं आ सकता है उस कैटेगरी में, आ सकता है, उसका कुछ क्राइटेरिया है, उसको हम डिस्कस करेंगे, है ना। वो 7 कौन कौन से थे? तो द फर्स्ट वाज मास, द सेकेंड वाज लेंथ, द थर्ड वाज टाइम, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, amount of substance, and the last was luminous intensity, ये 7 थे। इन 7 की अपनी एक एसआई यूनिट थी। अब वो यूनिट क्या है वो उन लोगों ने तय किया, है ना। जैसे मास को मेजर किया, मास सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी है भैया, तभी तो हम बात कर रहे हैं, ये सब के सब फिजिकल क्वांटिटी है। तो मास आ गया और मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये हम जानते हैं। अब जब हम बात करते हैं कि इसकी यूनिट, एसआई यूनिट क्या होगी, तो इसकी एसआई यूनिट का मतलब उन लोगों ने अपना कुछ मेजर किया होगा। जैसे किसी चीज को उठा लिया होगा, बोला होगा आज से ये 1 kg होगा, जैसे एक नाम दिया। सबसे पहले एसआई यूनिट की यहां बात करें तो एसआई यूनिट सबकी मास की एसआई यूनिट किलोग्राम, केजी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं केजी। अब ये नाम केजी दे दिया उन लोगों ने, इसमें कोई लॉजिक नहीं था, है ना। जैसे आप 1 kg का ब्रांडेड डिफिनेशन देखने जाएंगे ना, एसआई सिस्टम क्या कहता है ना, कि 1 kg है क्या भैया, कोई कहेगा ना। जैसे आप मेरे से कहो सर 1 kg क्या है, तो मैं तो कहूंगा कि जाओ दुकान में, एक वो ग्रोसरी वाले या जो भी तौलते हैं उठा लो, वो 1 kg है। लेकिन अगर इसके हिस्ट्री में जाया जाए, वो 1 kg दुकान वाले कहाँ से लाते होंगे, तो कहीं से खरीद के लाते होंगे। वो कहाँ से लाता होगा, तो फैक्ट्री से लाता होगा। वो फैक्ट्री कहाँ से लाती होगी, तो जब आप फैक्ट्री में जाएंगे तो पता चलेगा कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS जिसे कहते हैं, जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में है, वो तय करता है कि 1 kg कितना होगा, है ना। 1 सेकेंड, जैसे घड़ी में 1 सेकेंड कितना होगा, उस BIS के पास जाओगे तब वो बताएगा असली कहानी कि एसआई सिस्टम वालों ने, है ना, एक पर्टिकुलर कहीं पे रखा हुआ है, वो शायद फ्रांस में या कहीं जर्मनी में कोई एक लैब है जहां पे प्लैटिनम और इरिडियम का एक एलॉय रखा हुआ है। अब किसी साइंटिस्ट ने कह दिया कि आज से वह यही 1 kg है। जैसे मैंने बोला था ना कि 4 kg को मैं X बोल दूंगा, इट्स जस्ट लाइक दैट, है ना। तो उसने बोल दिया कि एक पर्टिकुलर मास है। जैसे मेरे हाथ में कुछ आ गया, मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूं, सपोज आई एम आइंस्टीन, और मेरे हाथ में ये बोतल है, मैंने बोल दिया आज से बोतल को, ये आज से कुछ है, 1 kg है। ऐसा ही कुछ हुआ होगा उस दिन। अब इतना मास इससे कंपेयर करूंगा मैं, और इसके मास के बराबर जो भी मास होगा वो अपने आप में 1 kg हो जाएगा। आई बात समझ में? तो यही कहानी है। आप बुक जब निकालेंगे एनसीईआरटी या कोई भी ना, तो 1 kg, लेंथ का एसआई यूनिट मीटर होता है, 1 मीटर। जैसे 1 मीटर का डिफिनेशन क्या है, तो 1 मीटर, तो हमसे कोई कहेगा बताओ भैया 1 मीटर कितना होगा, तो मैं सीधे किसी टेलर के पास चला जाऊंगा जो कपड़े सीता है, और टेलर के पास 1 मीटर उठाऊंगा, देखो भैया ये 1 मीटर होता है। लेकिन व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफिनेशन ऑफ 1 मीटर, तो the distance traveled by light in 1/29936,718, मतलब 2,99,746 कुछ ऐसा आता है, 1 बाई इतने सेकंड में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, दैट इज 1 मीटर। अब बताओ कोई कैलकुलेट कर सकता है क्या इसे? नहीं। तो वही चीज है, मतलब एक बार कुछ बोल दिया गया, आर्बिट्रैरिली कुछ दे दिया गया कि चलो आज से ये 1 मीटर रहेगा, है ना, ये 1 kg रहेगा। ऐसा ही है इन जितने भी ये 7 है, इनका डिफिनीशन वैसे ही दिया गया है, ठीक है ना। आप उस डिफिनीशन को रटना मत, है ना, उसको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है जब हम जेई और नीट की प्रिपरेशन की बात करते हैं। वही अब यहाँ बात आ गई कि रिलेवेंट क्या है, इरिलेवेंट क्या है। अब उनका डिफिनीशन रटना नहीं है, क्योंकि उनके डिफिनीशन को रट्टा मारना दैट इज इरिलेवेंट, है ना। ऑलराइट, तो मास का ऐसा यूनिट केजी, लेंथ की ऐसा यूनिट को मीटर कहते हैं, ये एम से डिनोट करते हैं, मैं लिख देता हूँ METRE, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। केजी को KILOGRAM आप जानते हैं। टाइम
सेकेंड, इसे एस से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, इसको ए से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर केल्विन, के से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, इसको मोल ही लिखते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, इसको सीडी से डिनोट करते हैं। ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी है ना, कहीं भी नहीं आएगा, हम 11th-12th में कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि ये सिलेबस में ही नहीं है, ये फोटोमेट्री में आता है ना। बाकी ये जो 6 हैं ये आते रहेंगे। 6 में से ये जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है मोल, ये भी बहुत कम जगहों पे आएगा। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में आएगा, केमिस्ट्री में खूब आएगा मोल, है ना। इन 7 के अलावा 2 और थे, है ना, जिसको हम लोग सप्लीमेंट्री कहते हैं। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। इसके बारे में, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा। अभी आप ये जानते हो कि ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी है और इनकी ऐसा यूनिट प्लेन एंगल की रेडियन और इसकी सॉलिड एंगल की एस्टेरेडियन होती है। Whenever there is required, हम लोग रेडियन क्या होता है ये भी पढ़ेंगे, ये सॉलिड एंगल एस्टेरेडियन क्या होता है ये भी पढ़ेंगे। फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में क्या फर्क है। जैसे आज तक 9th 10th 8th जो भी पढ़े हो, जो भी एंगल आप पढ़ते थे, है ना, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स से आप मेजर करते थे, है ना, सेट स्क्वायर से क्या क्या कैलकुलेट करते थे, वो सब प्लेन एंगल थे। तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में डिफरेंस भी देखेंगे। तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और ये 2 सप्लीमेंट्री, ये 7 + 2 ये 9। अब ये 9 को कंबाइन करके ही हम बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी निकालेंगे अकॉर्डिंग टू एसआई, और उनको हम डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्लास में हम और भी इसके आगे पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो वर्क एनर्जी पावर। इसके बाद की बात करें अगर हम, तो इसके बाद ये चैप्टर्स के 11th में हम बात करें, इसके बाद वर्क एनर्जी पावर के बाद एक चैप्टर आएगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। अगेन वही बात कि ये देखने में एक चैप्टर लग रहा है, एनसीईआरटी में सच में ये एक चैप्टर है, लेकिन जब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे तो खासकर जेई के लिए, जेई एस्पिरेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, क्योंकि इससे 100% कंफर्म 2-3 सवाल आ जाते हैं, एडवांस में भी पक्का आते हैं। अच्छा, नीट में भी इससे एवरेज लेवल के क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, 1 या 2। इसलिए ये ऐसा चैप्टर है जिसको आप इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। एनसीईआरटी में ये एक चैप्टर लिखा हुआ होगा, 5th या 6th चैप्टर होगा जब आप देखेंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक चैप्टर आएगा ग्रेविटेशन, और इसके बाद ग्रेविटेशन के बाद 11th का बुक 1 कंप्लीट हो जाएगा। 11th एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए अगर, तो 11th बुक 1 ग्रेविटेशन के बाद कंप्लीट। फिर बारी आती है 11th के बुक 2 की। तो बुक 2 में जब आप देखेंगे तो बुक 2 में आपके चैप्टर्स आएंगे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स भी आ जाएगा। मैं अलग ही लिख देता हूं, मैं भले अलग लिख रहा हूं लेकिन ये मिला के है वहां पे। मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स भी आएगा, है ना। फिर थर्मल प्रॉपर्टीज। अब थर्मल प्रॉपर्टीज वहां पे 2-3 चैप्टर एनसीईआरटी में मिलेंगे, एक थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फिर थर्मोडायनेमिक्स। मैं इस पूरे सेक्शन को, हीट वाला जो सेक्शन है उसको मैं सीधे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स लिख देता हूं, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। अगर हम बात करें जेई की, तो जेई और नीट में मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स एक ऐसा चैप्टर है ना, इसकी बहुत 2-4% चीजें हैं जो कि पूछी जा सकती हैं। मतलब अब यही देखिए, एक ऐसा चैप्टर ये आ जाता है ना बीच में, ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में है, लेकिन ट्रेंड जब हम देखते हैं ना तो वहां पता चलता है कि इससे बहुत कम प्रोबेबिलिटी होता है क्वेश्चन आने का। तो इसमें हम लोग अपने कॉन्शसनेस, मतलब अपना डिसीजन लेंगे और
ऐसा नहीं है, वो हम देखेंगे, है ना, लेकिन हम ऐसी चीजें बहुत डिटेल में पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे और बाकी चीज जो सच में रिलेवेंट थी उसको छोड़ने की। हम सबसे पहले रिलेवेंट चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे। टाइम मिल जाने के बाद इसको भी पढ़ लेंगे, वो एक अलग चीज है ना। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें थोड़ा सा हम अपने डिसीजन को स्ट्रिक्टली, जैसे कभी पता चला कि हम मजबूर में हैं, हमारा सिलेबस कहीं है ना, किसी कारणवश किसी बच्चे का कुछ छूट गया, वैसे छूटना नहीं चाहिए, है ना, और वो इस चैप्टर पे मेहनत कर रहा है, तो मैं मना कर दूंगा, है ना। जैसे आप मेरे से कहोगे कि सर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स पढ़ूं या मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स पढ़ूं, तो मैं आपको फ्लूइड्स पे ज्यादा जोर दूंगा, है ना। अगर गलती से कभी कभी कोई स्टूडेंट बीमार पड़ जाता है, आगे एग्जाम आ गया, मतलब ये कंडीशनल बात है, छोड़ने लायक नहीं है, लेकिन ये कंडीशनल बात है ना। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स में कुछ चीजें हैं जो कि पढ़ लेने से काम इसका चल जाएगा, मेरा ये कहना है। मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स, जैसे अब जैसे नीट की बात करो तो नीट में मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड से नाम मात्र के क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल नहीं आते हैं, कभी आए भी होंगे तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन आया होगा, लेकिन जेई में और खासकर एडवांस में आ सकता है इससे। इसलिए अब यहाँ पे आई विल गाइड यू, ये जेई एडवांस जेई मेन वाले बच्चों से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं, है कि नहीं। उसी तरीके से हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की अगर बात करें तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से दोनों में ही आते हैं, नीट में भी आते हैं और जेई में ही आते हैं, लेकिन वहां पे फिर नीट वालों से क्वेश्चन पूछने का तरीका और जेई वालों से क्वेश्चन पूछने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है एनटीए का, है ना। तो इस पे भी हम लोग काम करेंगे। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के बाद ऑक्सीलेशन एंड वेव, ऑक्सीलेशन एंड वेव देखने में फिर से एक चैप्टर लग रहा है, लेकिन इसको भी जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो इसमें अच्छा खासा कंटेंट हमें पढ़ना है, क्योंकि वेव का जो सिलेबस है और ऑक्सीडेशन, इसी का दूसरा नाम एसएचएम भी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव हम लोग वहां पे अलग अलग करके पढ़ेंगे। वैसे एनसीईआरटी में जाएंगे ना तो ये एक चैप्टर बस ऑक्सीडेशन एंड वेव लिख दिया और उसमें पूरा चैप्टर खत्म। इतना कंप्लीट हो जाने के बाद तब हम कहते हैं कि हमारा 11th हुआ, है ना। अच्छा, 11th एंड 12th जब आप एंट्रेंस की तैयारी करेंगे, एंट्रेंस देने जाएंगे, तो जैसे नीट में 45 क्वेश्चंस फिजिक्स के आएंगे 180 मार्क्स के, 4 मार्क्स, है ना, +4 -1, अनअटेम्प्टेड तो 0 अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं। तो वो 45 में से ऐसा मैक्सिमम टाइम हुआ है कि 23 क्वेश्चंस फ्रॉम 12th एंड 22 क्वेश्चंस फ्रॉम 11th। लेकिन ये कोई रूल नहीं है हार्ड एंड फास्ट। हो सकता है किसी साल ऐसा हो जाए कि 23 क्वेश्चंस 11th से आ जाए और 22 12th से आ जाए, ये हो सकता है। इसलिए इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि ऐसा इंजस्टिस कभी नहीं होगा कि 11th से 2 क्वेश्चन आए और 43 12th से आ गए, इस टाइप का इंजस्टिस नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा 1-2 इधर उधर हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए एंट्रेंस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को कि हम पूरा 12th पढ़ लेंगे ना तो हमारा काम बन जाएगा, नहीं। या कोई ये सोचता हो कि हम पूरा 11th अच्छा कर लेते हैं, 12th छोड़ देते हैं तो हमारा काम बन जाएगा, ऐसा कतई नहीं होगा। आपको इक्वली 11th और 12th दोनों पे कमांड करना होगा, है कि नहीं। आप आईआईटी के एस्पिरेंट रहो तब, चाहे नीट के एस्पिरेंट रहो तब, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो इतने चैप्टर्स हम लोगों को 11th में पढ़ने हैं। इतने चैप्टर्स को जब हम पढ़ेंगे, 12th का भी हम बात जब आप 12th में जाएंगे तो कर ही लेंगे। 12th में भी बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक बड़ा सेक्शन है जो कि पूरा बुक 1 हो जाता है। उसी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है, आपके सीनियर्स लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, आपके जो सीनियर्स लोग हैं उनको हम पढ़ाते हैं जो भी। उसके बाद एक उसमें भी बुक 2 आता है, जैसे इसमें बुक 1 बुक 2 है, 12th में भी बुक 1 और बुक 2 है कि नहीं। तो इसमें इसके चैप्टर्स को भी डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। हम लोग अगर देखें तो फिजिकल वर्ल्ड के बाद मैंने एक चैप्टर लिखा था यूनिट्स एंड मेजरमेंट, है ना, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। वो एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत ज्यादा बेसिक मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने बेसिक मैथमेटिक्स से पहले उसको रखा, है ना, बेसिक मैथमेटिक्स से पहले उसको हमने रखा यूनिट्स एंड मेजरमेंट को। और छोटा चैप्टर भी है, खासकर यूनिट्स एंड डायमेंशन, है ना। मेजरमेंट तो हम यूनिट्स एंड डायमेंशन के बाद पढ़ते ही हैं, है ना। ऑलराइट, तो सबसे पहले यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो हमने लिखा था, हम यहां पे अपने प्लानिंग को थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं।
जैसे हम पहले यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ेंगे, है ना, फिजिकल क्वांटिटी का इंट्रोडक्शन, यूनिट्स एंड डायमेंशन, उसके तुरंत बाद हम बेसिक मैथ्स पढ़ लेंगे, फिर हम मेजरमेंट पढ़ेंगे। मेजरमेंट, है ना, मेजरमेंट भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, खासकर जेई के बच्चों के लिए, क्योंकि 2-3 डिवाइस है जो आप प्रैक्टिकल करते हैं, है ना, 11th में जब आप करेंगे, है ना, 2-3 डिवाइस है, जैसे लेंथ मेजरिंग डिवाइस है, स्क्रू गॉज है, माइक, है ना, वर्नियर कैलिपर है, उससे क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं जेई मेन में, तो हम वहां देखेंगे। हम ये मतलब इसको मैंने वेरिएबल रखा है इस डिसीजन को कि हम चेंज भी कर सकते हैं, मतलब, लेकिन फिर भी स्टिल हम सबसे पहले यूनिट्स एंड डायमेंशन ही पढ़ेंगे, है ना, फिजिक्स का इंट्रोडक्शन, यूनिट्स एंड डायमेंशन, ऑलराइट। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हम पहले बेसिक मैथ्स पढ़ के मेजरमेंट पढ़ें या मेजरमेंट पढ़ के बेसिक मैथ्स पढ़ें, एंड देन फिजिक्स को डिटेल में काइनेमेटिक्स से हम स्टार्ट करें, ऑलराइट। तो अगर हम पहले चैप्टर की बात करें तो हम लोग लिख देते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन। मैंने वहां पे यूनिट्स एंड मेजरमेंट लिखा था, है ना, कंफ्यूज नहीं करेंगे, मैं यहां यूनिट्स एंड डायमेंशन लिख दे रहा हूं, है ना। अब वो बात की बात है, अगर मेजरमेंट भी हम पढ़ेंगे तो हम मेजरमेंट का हेडिंग देके उस दिन से पढ़ेंगे, है कि नहीं। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन से पहले फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स, है ना। तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील विद कोरिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। जैसे अब इसको समझिए जरा कि मैटर और एनर्जी का इंटरेक्शन अगर फिजिक्स है तो कैसे है। तो आप ऐसे समझो, बहुत बड़े बड़े एग्जांपल्स को छोड़ो, जैसे मैं पूरा क्या हूं, एक मैटर हूं, है ना, आई एम ए मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस जो भी होगा। जैसे ये मार्कर क्या है, एक मैटर है, मैटर सॉलिड है, एक टुकड़ा है। अब ये सॉलिड जो कि मैटर है, इनर्जेटिक कब होगा, इनर्जेटिक कब होगा, जैसे इसको मैं फेंक दूं, इसमें वेलोसिटी आ जाए तो ये एनर्जेटिक हो जाएगा, या इसको मैं गर्म कर दूं तो ये एनर्जेटिक हो जाएगा, या इसको मैं खींच दूं तो एनर्जेटिक हो जाएगा, जैसे इसको स्ट्रेच कर दूं। तो मैटर तो ये था, लेकिन जैसे ही मैं इसमें मोशन लाया ये एनर्जेटिक हो गया। अब इस दौरान जितनी भी प्रकार की चेंजिंग आएगी, जैसे ये किसी से कोलाइड कर गया, कोलाइड करने के बाद अपनी एनर्जी कुछ ट्रांसफर कर दिया, है ना, या इसकी एनर्जी बढ़ गई, घट गई, अब इन सारी चीजों की एनालिसिस ही फिजिक्स कहलाती है। तो होता क्या है कि बहुत ऐसी चीजें हैं जो नेकेड आई से मुझे दिख जाती है, हमें दिख जाती है, जैसे ट्रेन चल रहा है, हम देख लेते हैं, ट्रेन एक मैटर है, चलने लगा तो एनर्जी आ गई। अब ट्रेन चल रहा है तो निकालो अब इसकी स्पीड, निकालो इसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, निकालो इसका मोमेंटम, निकालो इस पे लगने वाले फोर्स, हो गई फिजिक्स। वही चीज है। तो बहुत ऐसी जगहों पे जहां नेकेड आई से हम चीजों को देख लेते हैं, वो भी फिजिक्स के दायरे में आता है। और बहुत ऐसी चीजें हैं, बहुत ऐसा मैटर है जो दिखता नहीं है, मैटर के बहुत ऐसे रूप हैं या पार्ट है, जैसे इलेक्ट्रॉन हमें नहीं दिखता है लेकिन एनर्जेटिक वो भी हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है कि नहीं, वो भी फिजिक्स में आता है। तो ध्यान यही रखना है, फिजिक्स आप किसी भी लेवल पे पढ़ना शुरू करें, है ना, आज आप IIT जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं, कहीं भी जाए, फिजिक्स के डेफिनेशन में कभी कोई बदलाव नहीं आया है। फिजिक्स में हम हमेशा मैटर और एनर्जी का इंटरेक्शन ही पढ़ते हैं, है ना, मैटर और एनर्जी को कैसे कोरिलेट किया जाता है, यही पूरी फिजिक्स की पढ़ाई होती है, ऑलराइट। और इस फिजिक्स की पढ़ाई को कंप्लीट कराने का काम मैथमेटिक्स करता है, इसीलिए कहा जाता है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, है ना। इसीलिए एक एडिशनल चैप्टर अभी इंट्रोडक्शन में मैंने डाला है, दैट इज कॉल्ड बेसिक मैथमेटिक्स। अब देखिए, फिजिक्स को जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे चैप्टर्स जैसे मैंने लिखा, तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस को डील करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। जैसे ये मार्कर अभी फेंका था मैंने, ये मार्कर क्या था, अपना एक सिस्टम था। अब सिस्टम था तो हर सिस्टम की अपनी कुछ प्रॉपर्टी होती है, हर सिस्टम की अपनी कुछ प्रॉपर्टी होती है ना। अब उस सिस्टम की प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना और डिफाइन करना सबसे पहले हमारा काम होता है फिजिक्स। जैसे कोई कहेगा कि सर ये मार्कर था आपके पास में, मैटर था, आपने फेंक दी, इसमें एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई, जो भी आ गई। अब आप इस पूरे सिनेरियो को एनालाइज करोगे तो सबसे पहले आप इस मार्कर के से रिलेटेड कुछ सिस्टम के प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करोगे। जैसे इस मार्कर का लेंथ कितना है, सपोज इस मार्कर का मास कितना है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। जैसे ये एक सिस्टम, जैसे मैं एक सिस्टम हूं तो मेरे से एसोसिएटेड बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी डिफाइन करना आपका ही काम होता है जब आप मेरी फिजिक्स पढ़ोगे तो। जैसे मेरा मास कितना है, मेरी लेंथ कितनी है ना, और भी बहुत सारी चीजें। मैं चलने लगा तो मेरी स्पीड कितनी है, मेरी वेलोसिटी कितनी है,
किसी ने मुझे धक्का दिया था बीच में तो वो कितना फोर्स लगाया था। तो ये कितना वर्ड आ रहा है बार बार, है ना, कितनी वेलोसिटी, कितना वर्ड। तो इन सब को डिफाइन करने के लिए एक टर्म हम लोग लाए, इंट्रोड्यूस किए, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? तो ऐसी किसी भी सिस्टम की, किसी भी फिजिकल सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम किसी मशीन से मेजर कर सके, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। सारी प्रॉपर्टी फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहलाती है। ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम किसी मशीन से मेजर कर सके वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। तो एनी प्रॉपर्टी which can be measured, अब मेजर करेंगे ना, मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, सही बात है। और यही कारण है ना कि यूनिट्स, डायमेंशन एंड मेजरमेंट एक साथ पढ़ा जाता है। समझ में आ रही है बात? इसीलिए, क्योंकि मेजरमेंट का जिक्र तो सबसे पहले ही हमने कर दिया, है ना। तो एनी प्रॉपर्टी विच कैन बी मेजर्ड विथ सम इंस्ट्रूमेंट, is called physical quantity, है ना। कोई भी प्रॉपर्टी, सिस्टम की कोई भी प्रॉपर्टी जिसको मशीन से मेजर किया जा सके, इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जा सके, वो मशीन हो सकता है मैनमेड हो, है ना, हो सकता है, हालांकि मशीन नॉर्मली मैनमेड ही होंगी, हो सकता है मशीन के नाम पे जैसे हमारी उंगली हो, कुछ भी हो सकता है, या हो सकता है कोई बहुत वर्सेटाइल सोफिस्टिकेटेड मशीन हो, है कि नहीं? ऑलराइट, तो मशीन के नाम पे कुछ भी हो सकता है। तो एनी प्रॉपर्टी विच कैन बी मेजर्ड विद सम इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, है ना। जिसको आप मशीन से मेजर नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहलाएगा, वो प्रॉपर्टी तो कहलाएगा, है ना, स्टिल दैट इज अ प्रॉपर्टी, बट फिजिकल क्वांटिटी के कैटेगरी में वो नहीं आ सकता है। जैसे फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल की बात करें तो आ जाएगा मास, क्योंकि इसको मशीन से मेजर किया जा सकता है, आगे हम देखेंगे। जैसे फिजिकल बैलेंस से मास को मेजर किया जा सकता है। बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स है, जैसे इलेक्ट्रॉन का मास भी हम निकाल सकते हैं, मास स्पेक्ट्रोग्राफी, पढ़ना नहीं है, नाम सुन लो आप केवल बस। मास, लेंथ को भी मेजर कर सकते हैं, है ना, मीटर स्टिक से, है कि नहीं, वर्नियर कैलिपर से लेंथ। टाइम को भी मेजर करते हैं हम लोग, फोर्स को भी मेजर कर सकते हैं, वेलोसिटी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड, बहुत सारे हैं, है ना, etc, बहुत सारे हैं। फिजिकल क्वांटिटी के बहुत लंबी लिस्ट है जब हम 11th-12th में पढ़ते हैं। तो ये सब फिजिकल क्वांटिटी के क्या है, एग्जांपल्स है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, जैसे मान लीजिए P, अगर मैं इसको सिंबॉलिकली दिखा रहा हूं कि P कोई फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसको अब रिप्रेजेंट करना है मुझे, है ना। जैसे मैं मास, एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो कहीं भी आप किसी बॉडी का मास रिप्रेजेंट करते हो, जैसे मैं 60 kg का हूं, तो आप लिखोगे ना 60, फिर आगे लिखोगे kg। आप kg अगर हटा लोगे ना तो उस 60 का कोई मीनिंगफुलनेस नहीं है अगर मास की बात हो रही है तो। लेकिन अगर मेरी लंबाई 60 मीटर होती तो आप 60 मीटर लिखते, kg नहीं लिखते, है कि नहीं। यानी ये जो 60 के आगे जो चीज लग रही है इसका भी अपना इंपॉर्टेंस है कि नहीं। 60 का तो अपना इंपॉर्टेंस है ही, है कि नहीं। वो जो आगे kg या सेकेंड या मीटर व्हाटएवर जो लगेगा अकॉर्डिंगली कि आप कौन से फिजिकल क्वांटिटी को, है ना, मेजर किए हो, वो भी मायने रखता है। मतलब अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजों की जरूरत हमें पड़ती है। एक चीज तो पक्का ही पड़ती है जिसे हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू कहेंगे, n, और दूसरी चीज जो कभी कभी नहीं भी जरूरत पड़ती है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जिसकी जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिट, u, यानी n इज कॉल्ड न्यूमेरिकल वैल्यू एंड u इज कॉल्ड यूनिट। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए इन दो चीजों की जरूरत हमें पड़ती है। कभी कभी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जहां पे यूनिट की जरूरत नहीं पड़ती है, उनका डेफिनेशन ही ऐसा है ना। देखेंगे जैसे दो सेम टाइप के फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो, है ना, हम आगे देखेंगे कि सेम टाइप के फिजिकल क्वांटिटी की जब रेशियो की बात करेंगे तो उनकी यूनिट भी कैंसिल आउट हो जाएगी।
तो ओवरऑल वो यूनिटलेस हो जाएंगे, लेकिन वो फिजिकल क्वांटिटी है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी ऐसे भी होते हैं जो यूनिटलेस हों। मैं बिल्कुल जनरल डिस्क्रिप्शन की बात करूं तो किसी फिजिकल क्वांटिटी में ये दो चीजें हो सकती है, मुझे ये बोलना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। एन तो पक्का ही होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू तो होना ही चाहिए, 1 चाहे 2 चाहे 0.1 कुछ भी, और यूनिट हो सकती है, न्यूमेरिकल वैल्यू है यूनिट, एन और यू, ठीक है ना। अब देखिए जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लीजिए किसी बॉडी का मास है m 10 kg, किसी बॉडी का मास है 10 kg, तो 10 क्या है इसमें, 10 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, 10 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड व्हाट इज kg, kg इज द यूनिट, तो 10 यहां न्यूमेरिकल वैल्यू n का काम करेगा और kg u। अच्छा एक चीज और देखिए कि मास चलो 10 kg किसी ने लिख दिया, अब इसी को मैं 10,000 ग्राम भी तो बोल सकता हूं, जैसे उसी मास को, क्योंकि आप जानते हैं 1 kg 1000 ग्राम के बराबर होता है, तो इसी 10 kg को मैं 10,000 ग्राम भी बोल सकता हूं, क्योंकि 10 इंटू 1000, 1 kg इज 1000 ग्राम, तो 10 इंटू 1000 10,000 ग्राम हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, 10 kg और 10,000 ग्राम ये दोनों अलग अलग मास नहीं है, लेकिन रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू हमारा क्या है 10 है, तो मान लो केजी वाले सिस्टम को मैं 1 बोलता हूं, तो इसे मैं n1 बोलूंगा, इसे u1 बोलूंगा। अब अगर दूसरा सिस्टम ग्राम वाला सिस्टम को मैं सिस्टम नंबर 2 बोलता हूं, किलोग्राम वाले सिस्टम को सिस्टम नंबर 1 बोलता हूं, तो 10 n1 हो जाएगा, kg u1 हो जाएगा, और यहाँ जो 10,000 है ये n2 हो जाएगा, और ग्राम जो है वो u2 हो जाएगा। उसी तरीके से हो सकता था, इसके अलावा भी बहुत सारा और सिस्टम ऑफ यूनिट आ जाता उसी 10 kg को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक बार तो हमने kg में कर दिया, एक बार ग्राम में कर दिया, हो सकता था कोई उसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मास को पाउंड में मेजर करे, लेकिन ऐसा नहीं था। जैसे मेरा ही मास आप किलोग्राम में कैलकुलेट करो, मेरा ही मास आप ग्राम में कैलकुलेट करो, है तो मेरा मास ही ना, हर जगह तो मैं ही तौला जा रहा हूं, मुझे ही आप वेट है ना, मेरा ही मास निकाल रहे हो, तो होने तो चाहिए सबके सब बराबर। यानी यहां से एक बात निकल के आ गई है ना, कि किसी भी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के न जाने अनलिमिटेड नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो सकते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे हाथ में है, कुछ फेमस सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं जिसको हम फॉलो करते हैं, लेकिन सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे हाथ में है। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे 10 kg किसी का मास आ गया, तो उसके पास मान लो 1 kg का बटखरा हो, तो उसमें यूनिट क्या हो गया 1 kg, है ना। जैसे इधर 10 kg मैंने सब्जी रख दी वेजिटेबल, फिजिकल बैलेंस के एक साइड में, दूसरे साइड में मैंने 1 kg के 10 है ना, मैंने वो रख दिया, जो वेट करने वाला 10 kg का बटखड़ा होता है उसे मैंने रख दिया। अब मैं वेट कर रहा हूं, अब मान लीजिए तो मैंने देख लिया कि 1 kg का 10, तो 10 इंटू 1 kg इज इक्वल टू 10 kg, पूरी सब्जी हो गई। मान लो गलती से किसी के पास 2 kg का 2 kg का ही बटखड़ा हो, बड़ा वाला हो, तो वैसे वैसे बटखड़ा कितना रखेगा साइड में, वो 5, 2 इंटू 5 बोलेगा ना, क्योंकि ये तो 10 kg है पक्का, तो 2 kg इंटू 5 बोलेगा। अब मैं 2 kg को एक अपने मन से नाम दे देता हूं, जैसे 1 kg को मैं kg बोलता हूं, 2 kg को मैं कुछ बोल सकता हूं, उसका एक अलग नाम दे देता हूं, तो हमारी सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या हो जाएगी 2 kg। अब मैं इसी 10 kg को बोलूंगा 5 इंटू 2 kg, एंड सपोज 2 kg को कुछ साइंटिस्ट लोग मीटिंग करें और एक मतलब अनाउंसमेंट हो जाए कि 2 kg को फ्रॉम टुडे आई विल से 2 kg इज इक्वल टू 1 आनंद, है ना, यू आर फ्रॉम आनंद, है ना। 2 kg को कोई बोल दे 1 आनंद, तो ये 10 kg जो सब्जी थी इसको कितना बोला जाएगा 5 आनंद, क्योंकि 5 इंटू 2 kg, तो आनंद विल बी यूनिट ऑफ मास, है ना। तो ये क्या है हमारे हाथ में है। जैसे कोई कहे नहीं आज से 4 kg का एक नाम बदल देंगे, हम 4 kg का नाम बदल देंगे, जैसे 4 kg को मैं बोलूंगा x, तो 40 kg को मुझे 10x बोलना पड़ेगा, क्योंकि 40 kg बराबर 10 इंटू 4 kg, और 4 kg का मैंने नाम बदल दिया है ना, मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो गया हूं। अब मेरी बात पूरी इंडिया फॉलो करेगी, पूरा वर्ल्ड फॉलो करेगा, तो 4 kg को नाम मैं आज से बदल दूंगा और मैं कहूंगा x, तो तुरंत पूरी दुनिया जान जाएगी कि x इज द यूनिट ऑफ मास एंड 1x इज इक्वल टू 4 kg, 1x इज इक्वल टू 4 kg, है ना। तो 40 kg को क्या बोलूंगा 10x, 8 kg को क्या बोलूंगा 2x, वही चीज चलती है। तो जैसे किलोग्राम और ग्राम बहुत फेमस है ना, साइंटिस्टों की मीटिंग हुई होगी, वहां पे ये डिसाइड किया गया होगा। तो उसी तरीके से जैसे 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम है ना, उसी तरीके से मैं भी कहूंगा नहीं 4 kg इज इक्वल टू 1x। तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम भी डिसाइड कर सकते हैं,
इसीलिए बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं, है ना, नीट में आए हुए हैं, आर्बिट्रेरी सिस्टम ऑफ यूनिट्स वाले क्वेश्चंस आए हुए हैं, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, आपने देखा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनीशन क्या है, तो सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टी जिसको मेजर किया जा सके। तो जैसे अभी हमने देखा था मास इज इक्वल टू 10 kg लिखा था ना, और इसी को हमने 1000 ग्राम भी लिखा था, 10,000 ग्राम भी लिख दिया था। तो यहाँ अगर ये N1 है, kg अगर U1 है, ये यहाँ N2 है, ग्राम यहाँ U2 है, तो हम धड़ल्ले से कह सकते हैं कॉन्फिडेंटली कि N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। मतलब एक पर्टिकुलर मास को सिस्टम ऑफ यूनिट्स बदल देने से, सिस्टम ऑफ यूनिट्स बदल देने से N1 बदल जाएगा, N बदल जाएगा, U बदल जाएगा, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट कभी नहीं बदलेगा, इन दोनों का कभी प्रोडक्ट नहीं बदलेगा। यानी फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी P, N इंटू U इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, है ना। हो सकता था कोई थर्ड यूनिट आ जाता बराबर N3U3 इज इक्वल टू N3U3 भी हम लिख सकते थे। यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो N कैन बी चेंज्ड, U कैन बी चेंज्ड, बट N into U can never be changed। जैसे 10 into 1 kg is always equal to 10,000 into 1 gram, but here is 10 and here is 10,000। N चेंज कर गया, U चेंज कर गया, बट दोनों का प्रोडक्ट 10 into kg is 1000 into ग्राम। देखो यहाँ इक्वल टू लगा हुआ है कि नहीं। तो अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में अगर हम लिखते हैं तो क्या होगा, N U तो बदल जाएंगे, बट N into U हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर हम N और U का ग्राफ ड्रॉ करें, N और U का y एक्सिस पे न्यूमेरिकल वैल्यू को और x एक्सिस पे यूनिट को रखें, तो देखिए जैसे आप देख सकते हो यहीं पे इसी एग्जांपल में आप देख सकते हो किलोग्राम इज ग्रेटर देन ग्राम ना, किलोग्राम बड़ी यूनिट है, मास की बड़ी यूनिट है, क्योंकि 1 kg इज 1000 ग्राम, तो किलोग्राम बड़ी यूनिट है, तो इसके पीछे न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ना वो कम है, क्योंकि ग्राम के पहले का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 10,000 है ना, लेकिन किलोग्राम के पहले का न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल करने के लिए कम है, 10 है। यानी यूनिट की वैल्यू अगर ज्यादा होगी ना, यूनिट जो होगा अगर उसका वैल्यू ज्यादा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो जाएगा। कारण क्योंकि दोनों के प्रोडक्ट को कांस्टेंट रहना है, इसलिए अगर u बढ़ जाता है तो n घट जाएगा, एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। अगर n बढ़ जाता है तो u घट जाएगा। जैसे देखो यहाँ ये 10,000 है तो इनटू ग्राम, ग्राम छोटी यूनिट है किलोग्राम से, यानी ग्राफ को अगर हम देखें तो u जैसे जैसे बढ़ेगा n घटेगा, n डिक्रीज करेगा। इफ u इंक्रीजेस n डिक्रीजेस, है ना, एंड nu इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होना चाहिए क्योंकि y एक्सिस पे n है और x एक्सिस पे u है, सो द ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि स्ट्रेट लाइन लीनियर इक्वेशन होना चाहिए था। आप 9th-10th में पढ़े होंगे थोड़ा सा, हालांकि और भी डिटेल ऐसे ग्राफ्स के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि ये ग्राफ जो होगा ना, इट विल बी लाइक दिस, इफ u इंक्रीजेस n डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, है ना। यूनिट का साइज अगर बढ़ेगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू घटेगा, nu ग्राफ। एंड ऐसे ग्राफ को nu इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहां मैं एक चीज और बता दूं कि अगर y एक्सिस और x एक्सिस, जैसे n y का काम कर रहा था, है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू y एक्सिस पे था, यूनिट x एक्सिस पे था, तो nu कांस्टेंट का मतलब xy कांस्टेंट, मैं बोल सकता हूं y into x is equal to constant। तो y into x is equal to constant या x into y is equal to constant, है ना। ग्राफ में अगर ऐसा आ जाए तो ऐसे ग्राफ को का एक शेप होता है, इस शेप को हम हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं, या आप अभी जस्ट नोट कर लो, है ना, xy is equal to constant, है ना। मतलब y एक्सिस पे जिस चीज को रखे हो, x एक्सिस पे जिस चीज को रखे हो, अगर उन दोनों चीजों का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाए तो द शेप ऑफ द ग्राफ इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, द शेप ऑफ द ग्राफ इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ऑलराइट,
अब बात आती है, जब पूरी फिजिक्स पढ़नी थी, है ना, तो फिजिकल क्वांटिटीज, कितने फिजिकल क्वांटिटीज आएंगे, है ना, बहुत सारे आएंगे। जवाब है, कोई पूछेगा कि कितने आएंगे, तो बहुत सारे आने वाले हैं। अभी 11th में आएंगे, 12th में आएंगे, और अभी आगे पढ़ेंगे तो आएंगे। साइंटिस्टों की एक मीटिंग हुई कि पूरी फिजिक्स को पढ़ने और समझने के लिए, है ना, एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया गया, है ना, जिसमें कुछ फिजिकल क्वांटिटी को, मतलब फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरी बांटी गई। कुछ फिजिकल क्वांटिटी को हम लोगों ने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहा। फंडामेंटल कहने का मतलब उन पर्टिकुलर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के ही कॉम्बिनेशन से हम बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी निकालना शुरू किए, है ना, उनके कॉम्बिनेशन से, जैसे उनको मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, उनका उन पे पावर देके, जैसे स्क्वायर करके, फिर डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करके, वॉट एवर, उन्हीं के कॉम्बिनेशन से हम लोग बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज निकालना शुरू किए। उन फिजिकल क्वांटिटी को साइंटिस्टों के मुताबिक एक प्रॉपर मीटिंग हुई, है ना, इंटरनेशनल लेवल की 1970 के आसपास, है ना। उस सिस्टम को हम लोग एसआई सिस्टम कहते हैं, जिसमें हम लोग 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को उन्होंने रखा। ऐसा नहीं है कि वही 7 हो सकते हैं, हो सकता है कि कल मैं और आप बैठ जाऊं और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरी में बदल दूं, लेकिन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के लिस्ट में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी या सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के मौजूद रहने का कुछ क्राइटेरिया होता है ना। वो क्राइटेरिया भी हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो उन लोगों ने तय किया कि 7 क्वांटिटीज को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज